नमस्कार। आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। हिंदी के जो पिछली क्लास थी उसमें वाक्य विचार पे चर्चा हुई थी कि वाक्य विचार क्या है, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं और वाक्य के कितने तत्व हैं। तो वाक्य के 6 तत्व आपको बताए गए थे, जिसमें सार्थकता, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय ऐसे थे। और वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, ये भी चर्चा हुई थी। फिर बताया गया था वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। तो आज हम आपको बताते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला होता है सरल या सामान्य वाक्य, साधारण भी कह सकते हैं। सरल या साधारण वाक्य, पहला वाक्य है सरल या साधारण वाक्य। इस वाक्य की परिभाषा लिखिएगा, जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता, कर्ता हो तथा विधेय यानी क्रिया एक ही हो, वहां वह सरल या साधारण वाक्य होता है। पहले भी आपको बताया था कि जब भी क्लास पढ़ें तो अपना नोट पैड लेकर के अवश्य बैठें, ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी करते रहें, उनको लिखते भी रहें। जहाँ कहीं समझ में आए पुनः वीडियो को देख लें, और इसके बावजूद भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें, उसका जवाब आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। अब इसको समझिएगा कि सरल यानी सरल या साधारण वाक्य क्या है। जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो, आपको पहले बताया था जो उद्देश्य है वही कर्ता है, कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो उद्देश्य है वही कर्ता है, जो कर्ता है वही उद्देश्य है। विधेय में कर्म और क्रिया दोनों आते हैं, मुख्य रूप से क्रिया होता है। तथा विधेय क्रिया एक हो वह सरल वाक्य हो। फिर से समझ लो, इस वाक्य में कर्ता चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। सरल वाक्य को समझने के लिए साधारण सी परिभाषा है कि इस वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, लेकिन जो क्रिया है यानी विधेय है वो एक ही होना चाहिए, तभी उसे सरल वाक्य कहा जाता है। तो कर्ता चाहे एक हो चाहे अनेक हो, क्रिया उसकी एक हो। कुछ उदाहरण देखते हैं।
रवि स्कूल जाता है। रवि स्कूल जाता है। नेहा और रूपा पत्र पढ़ती हैं। मनोज, सोनालिका व गौरव क्रिकेट खेलते हैं। संजीव रवि दिनकर और रोशनी गीत गाते हैं। जो मुख्य रूप से पहचान है सरल वाक्य की, उस पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा। अब देखिए क्या बताया गया। पहले में रवि स्कूल जाता है। रवि क्या करता है? स्कूल जाने का काम करता है। अब देखो नेहा रूपा पत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पत्र पढ़ते हैं। मनोज, सोनालिका और गौरव क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। संजीव, रवि, दिनकर और रोशनी क्या करते हैं? गीत गाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ एक आदमी था और एक क्रिया हो रही थी। यहाँ पर दो लोग थे लेकिन एक क्रिया हो रही थी। यहाँ तीन लोग थे लेकिन एक क्रिया हो रही थी। यहाँ चार लोग थे लेकिन एक क्रिया हो रही थी। यानी काम करने वाले चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, काम एक हो। यानी क्रिया से इसका परिचय चलेगा, क्रिया से इसकी पहचान होगी। तो काम करने वाले चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य एक ही होता है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता एक या अनेक हो, परंतु विधेय यानी उद्देश्य यानी क्रिया दो या अधिक हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात दो सरल वाक्य संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। दो सरल वाक्य संयोजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखो कहां पर आपको नजर रखना है।
परिभाषा जो शुरुआत की याद ही वो एक ही है। जिस वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता एक हो या अनेक हो, ऐसा सरल वाक्य में भी लिखा था। लेकिन क्या ध्यान रखिएगा, विधेय यानी क्रिया दो या अधिक होनी चाहिए। यानी काम करने वाला चाहे एक हो और चाहे दो हो चाहे तीन हो, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया जाता है वह कम से कम दो जरूर होने चाहिए। यानी कार्यकर्ता कितने हैं से मतलब नहीं है, कार्य कितने हैं। तो कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, कार्य कम से कम दो होने चाहिए। अगर एक कार्य है तो सरल वाक्य, और एक से अधिक कार्य है तो संयुक्त वाक्य होता है। लास्ट में क्या लिखा है, अर्थात दो सरल वाक्यों को संयोजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। दो सरल वाक्यों को संयोजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। अब एक खास बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सब एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। किसी भी टॉपिक में किसी भी टॉपिक की जानकारियां होती हैं। आप संधि पढ़ते हैं, उसमें समास की जानकारी है, उपसर्ग की जानकारी है। तो इसी प्रकार से उपसर्ग पढ़ते हैं तो संधि की जानकारी है, प्रत्यय की जानकारी है, उपसर्ग की जानकारी है। सब में एक दूसरे का कहीं न कहीं कुछ लिंकअप लगा होता है। इसलिए आप एक नोट लिख लीजिएगा जो बहुत ही जरूरी है। यह वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से ये वाक्य क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब आप अव्यय पढ़ते हो तो ये चीजें सामने आती हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये कौन से अव्यय हैं, जो इसमें सेंटेंस आएगा वो विस्मयादि बोधक अव्यय से जुड़ा होगा। दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाएगा। अब देखिए इसमें वाक्य कैसे बनेंगे, उन पर भी ध्यान दे लीजिएगा। रोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। रोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। राजू तो आ गया परंतु रोहन नहीं आया। राजू तो आ गया परंतु रोहन नहीं आया। वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। रेखा देर से आई इसीलिए ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूट गई।
आप चाय पिएंगे या कॉफी। आपके सामने 5 वाक्य लिखे हुए हैं। अब देखो, इसमें ये पहला है, ये सरल वाक्य है। फिर ये दूसरा है, ये सरल वाक्य है। यहां पर ये है, ये सरल वाक्य है। ये है, ये सरल वाक्य है। 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 और ये, अब जरूरी नहीं वाक्य 2 हो, वाक्य 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि वाक्य कितने हैं, जरूरी ये है कि वाक्य कौन सा है पर आपको ध्यान रखना है। कितने हैं पे ध्यान की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने संज्ञान में लाना है। जैसे आप कह सकते हो राजू स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए सदैव प्रथम श्रेणी में आता है। 3 वाक्य जोड़ दो, 4 वाक्य जोड़ दो। अब इन वाक्यों को जोड़ने के लिए जिनकी जरूरत हुई, ये योजक थे। और परंतु, फिर भी, इसीलिए, या। तो ध्यान रखिएगा, 2 सरल वाक्य संयोजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें कर्ता 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। यहाँ देखो, रोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता, कर्ता रोहन है, एक ही करता है। क्रिया है स्कूल जाना और क्रिया है मन लगा के पढ़ना। यहाँ पर राजू आ गया, एक कर्ता एक क्रिया, रोहन नहीं आया, एक कर्ता एक क्रिया। यहाँ वह निर्धन है, वह एक सर्वनाम है, फिर भी वह ईमानदार है, एक ही है। यहाँ पे रेखा देर से आई इसलिए ट्रेन छूट गई। आप चाय पिएंगे या कॉफी। तो इस प्रकार से कर्ता चाहे एक हो और कर्ता चाहे अनेक हो, 2 क्रियाओं का बोध होना अनिवार्य है। किससे जुड़े हैं? ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि कैसे पहचानेंगे संयुक्त वाक्य को, क्या होता है सरल वाक्य और क्या होता है उपवाक्य। इस बात पर भी आपको नजर रखनी है। अब आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य लिखेगा, इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी था एक उद्देश्य होता है, विधेय होता है, एक सरल वाक्य होता है, दूसरा सरल वाक्य होता है। अब यहाँ उपवाक्य, यहाँ शब्द क्या आया? शब्द आया उपवाक्य। ऐसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब आप देखिएगा, वाक्य
और उपवाक्य में फर्क क्या है? वाक्य और उपवाक्य में अंतर क्या है? अगर आपसे कहा जाए प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य में क्या फर्क है, तो प्रधानाचार्य अपनी संस्था का सर्वे सर्वा होता है, वो निर्णय लेने में सक्षम होता है। जो उप प्रधानाचार्य है उसके अधिकार सीमित होते हैं, वो निर्णय लेने में उस तरीके से सक्षम नहीं होता है, उसे किसी से मशविरा या परमिशन या आदेश लेना पड़ता है। तो वाक्य वो है जो स्वयं में पूर्ण हो, स्वयं में पूर्ण यानी भाव प्रकट करने में सक्षम। अगर कोई वाक्य होगा तो क्या होगा, वो अपनी बात कहने में सक्षम है। जैसे आपने कहा कि लखनऊ दिल्ली को ट्रेन जाती है, लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाती है, एक सरल वाक्य है और ये अपने पूर्णतया अर्थ और भाव को प्रकट करने में सक्षम है। ये क्या होता है, ये स्वयं में अपूर्ण वाक्य होता है। अपूर्ण वाक्य होता है। फिर है भाव या अर्थ स्पष्ट करने में अक्षम। भाव या अर्थ को स्पष्ट करने में उतना सक्षम नहीं है। अब उदाहरण भी देख लो कैसे सक्षम नहीं है। सबसे पहले हम आपको लिख के दिखाते हैं वाक्य। लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाती है, लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाती है। ये वाक्य है, ये सरल वाक्य है और अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। आगे देखिए, अब आता है उपवाक्य। यदि लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाती। अब यहां आप पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। पूर्ण विराम तभी लगता है जब सेंटेंस पूरा हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए, यहां हलंत लगेगा। अभी आगे, तो लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाती है, स्पष्ट है। यहां लिखा यदि लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाती है, आपने यहां रोक दिया तो बन गया क्वेश्चन मार्क। तो कहोगे तो यदि लखनऊ से दिल्ली को ट्रेन जाए, तो आगे वाक्य पूरा नहीं है। ये क्या है, ये उपवाक्य है। तो वाक्य और उपवाक्य में ये फर्क होता है कि वाक्य अपने आप में संपूर्ण होता है और उपवाक्य अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। अब इसके उदाहरण ये भी समुच्चय बोधक के ही द्वारा जुड़े होते हैं। देते हैं इसके उदाहरण आपको। जिस विद्यार्थी को पुरस्कार मिला वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। जिस विद्यार्थी को पुरस्कार मिला वह मेरा मित्र है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते।
अवश्य सफल होते। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। उसने कहा था इसलिए मैं बाजार गया था। उसने कहा था इसलिए मैं बाजार गया था। जैसा देश वैसा भेष। जैसी करनी वैसी भरनी। ध्यान रखेंगे किसी भी चीज को आपको सीखना है और सीखने के लिए कुछ उस पर ध्यान देना पड़ता है। केवल वाक्यों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम वाक्य की तकनीक को ना समझ पाए। अब यहाँ पर आपके सामने 5 वाक्य लिखे हुए हैं, इनको भी समझ लीजिएगा। ये पहला, जिस विद्यार्थी को पुरस्कार मिला, एक प्रधान उपवाक्य है। यहाँ नहीं रोक सकते, अगर आप यहाँ रोक देंगे पूर्ण विराम नहीं लगेगी। जिसको पुरस्कार मिला तो क्या करें, उसको पुरस्कार मिला, मेरा मित्र है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। उसने कहा था इसलिए मैं बाजार गया था। जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी और वैसी भरनी। ये है क्या वाक्य आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पहले प्रधान उपवाक्य हैं और दूसरे आश्रित उपवाक्य हैं जो आपस में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। वह समुच्चय बोधक अव्यय तो समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान रखिएगा इनकी शुरुआत मुख्य रूप से जिस, यदि, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी आदि शब्दों से इनकी शुरुआत ही होती है। इसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होता। इसमें प्रधान उपवाक्य और सरल उपवाक्य हुआ करते हैं, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को आप नोट कर लीजिएगा जो काम आएगी। नोट करके कैसे, हेतु हेतु मद भूत काल एवं हेतु हेतु मद भविष्यत काल में आने वाले वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। ये नोट आप अवश्य लिख लीजिएगा। पहले बताया था कि हर बिंदु, हर शब्द आपस में कहीं न कहीं जुड़े हैं। यहां बताया गया जब आप काल पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेदों में सबसे अंतिम भेद होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ऐसे ही भविष्य काल के 3 भेदों में अंतिम भेद होता है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तो इनमें जो सेंटेंस, जो वाक्य बनाए जाते हैं वो सबके सब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं और सभी के सभी मिश्र वाक्य होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार रचना के आधार पर 3 तरीके के वाक्य आपको बताए गए, उनका एक संक्षिप्त चीज देख लीजिएगा।
सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? एक उद्देश्य, एक या अनेक कर्ता यानी उद्देश्य, एक क्रिया। फिर आपका था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? एक या अनेक कर्ता, एक से अधिक क्रिया। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य। ये तीनों चीजें आपके सामने लिख दी गई ताकि तीनों प्रकार के वाक्यों का फर्क आप समझ सकें। यानी तीनों प्रकार के वाक्यों को आसानी से इनके अंतर को समझा जा सके। तो इस प्रकार वाक्य के जो भेद थे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वो चीजें आपको बताएगी। इसके बाद आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और हम अपनी अगली क्लास में आपको बताएंगे अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं। इस प्रकार आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों साथियों को अवश्य बताएं। नमस्कार, जय हिंद।